हाय हेलो गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल सीसीआई जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है पाचन तंत्र, यहाँ डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है। ज़रूर आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पाचन तंत्र के यहाँ पे 5 भाग बताए गए हैं। मुख गुहा है, भोजन नलिका है जिसे ग्रास नली कहते हैं, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये 5 भाग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। देख लेते हैं डायग्राम के अनुसार। पाचन तंत्र के पहले 2 भाग को डिवाइड किया गया, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। आहार नाल कितने फीट होते हैं देख लेते हैं। इसे अगर 33 से 32 फीट, कहीं कहीं ऑप्शन में 33 दे दिया है, कहीं कहीं 32 फीट दे दिया। अगर मीटर की बात किया जाए तो 8 से 10 मीटर। कितने मीटर? 8 से 10 मीटर। फीट में बात किया जाए तो 32 फीट आहार नाल की पूरी लंबाई होती है। अब इसके अंतर्गत आते हैं। जो पहला ऑप्शन है आहार नाल के अंतर्गत मुख्य 5 भाग है। मुख गुहा है, भोजन नलिका जिसे ग्रास नली कहती है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब एक को समझते हैं यहाँ पे मुख गुहा। मुख गुहा में हमारे 3 भाग आते हैं, दांत है, जीभ है और लारीय ग्रंथियाँ हैं। ये 3 भाग हमारे मुख गुहा के अंतर्गत आते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है भोजन नलिका जिसे ग्रास नली कहा जाता है, वो एक होता है। और ये तीसरा है कि आमाशय के भी 3 भाग होते हैं। ये है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ पे 3 भाग यहाँ पे बताए गए हैं, आमाशय के 3 भाग। अब छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हमारे 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत में भी 3 भाग होते हैं, कोलन होते हैं, सिकम होते हैं और रेक्टम। सी से कोलन, सी से सिकम और यहाँ पे आर से रेक्टम था। यहाँ पे देख लीजिए, आपको इंडिकेट किया गया है। इंग्लिश का जो वर्ड है उसको लेटर, पहले लेटर से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। बड़ी आंत के बाद फिर जो हमारा एनस गुदा आता है, रेक्टम के बाद हमारा एनस और गुदा की यहाँ पे बात किया गया है। अब आते हैं कि पाचन ग्रंथियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में देख लेते हैं। लार ग्रंथियाँ होती हैं, इसके बाद हमारे जठर ग्रंथियाँ आती हैं, यकृत में अग्नाशय ग्रंथि है। फिर चौथा है आंतरिक ग्रंथि जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज का स्रावन होता है। ये आंतरिक ग्रंथि है। अब आते हैं यहाँ पे पहला हम पॉइंट समझते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के बारे में जो दांत है, जीभ है, लारी ग्रंथि के बारे में हम समझते हैं। आते हैं मुख गुहा के यहाँ पे 3 भाग बताए हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। माउथ कैविटी। आगे देख लेते हैं कि दांत, पहले इस ऑप्शन को पढ़ेंगे दांत को। यहाँ पे दांत, टीथ माने दांत होता है। दांत के अध्ययन को क्या है, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी दांत के अध्ययन को कहा जाता है। दांतों की सर्वाधिक नुकसान फ्लोरोराइड की वजह से होता है। जब हमारे दांत में फ्लोरोराइड की कमी हो जाती है, दांतों की सर्वाधिक नुकसान फ्लोरोराइड की कमी से होते हैं। जब इसमें कमी हो जाती है तो ये फ्लोराइड नामक दिक्कतें हो जाती हैं, जिससे हड्डियों का क्षय या दांतों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और यहाँ पे पूछा जा कि पूरे जीवन काल में हमारे दांतों की संख्या कितनी है? 52। अब हम इसको बांट लेते हैं। 52 कैसे हो जाता है? पहले तो हमारा अस्थायी दांत 20 होता है और स्थायी दांत यहाँ पे कितने हैं? पूरे 12। पूरा मिला के यहाँ पे कितने हो गए? 32। ठीक, अब ये 32 हो गया है। यहाँ पे अगर हम 20 में 12 मिलाते हैं तो कितना? 20 में 12 तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ 3, 32। अब हम देख लेते हैं 52 कैसे बात किया गया। अब हमारा जब ये अस्थायी दांत 20 टूट जाएगा तो फिर दोबारा 20 दांत आएगा। तो हम 32 में अगर हम फिर 20 दांत को इंक्लूड कर देंगे तो कितना होगा? यहाँ 2 उतर जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा पूरा मिला के? 52 दांत पूरे जीवन काल को माना जाता है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया है अब देख लेते हैं। यहाँ पे दांतों के भाग को बताया गया है, आंतरिक परत और बाहरी परत। जो हमारे दांत में होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की मात्राएं होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट की मात्रा होती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये आंतरिक परत होती है दांत की और अंदर वाला ये देखिए आंतरिक, अंदर वाला भाग को दिखाया गया, बाहरी वो बाहर का भाग दिखा। जो आंतरिक भाग होता है ये दांतों का सर्वाधिक भाग होता है। सबसे अधिक भाग दांतों का कौन सा भाग होता है? आंतरिक भाग होता है।
बाहरी भाग में बात किया गया है कि इनेमल का निर्माण होता है। बाहरी भाग में किसका निर्माण होता है? इनेमल। इनेमल सबसे मजबूत, अगर पूछा जाए सबसे मजबूत मांसपेशी तो हमारा इनेमल ही है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल। या फिर आप इसका सूत्र भी दिया है CaCO3 प्लस CaCO4, यहाँ पे इसका सूत्र भी दिया गया। अब देखते हैं कि इनेमल का जो भाग है यहाँ पे CaCO3 CaPO4 जो है ये कठोर भाग है, दो भाग में बांटा गया है। अच्छा, इनेमल में कह रहा है कि मानव का सबसे कठोर भाग जो होता है, मानव के शरीर में सबसे कठोर भाग हमारा मुंह में पाए जाने वाला जो इनेमल भाग है, दांत का बाहरी भाग, बाहरी परत इनेमल, वो सबसे मजबूत भाग होता है। दांत में अगर हम पूछते हैं कि दांत हमारा किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट से मिले होते हैं। आगे अब हम देख लेते हैं दांत की संरचना। दांत की संरचना में देख लेते हैं अस्थायी भाग और स्थायी भाग के दो भाग होते हैं। हमारे दांत की संरचना में दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं और स्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत की बात कर रहे हैं, दांतों को दो बार आना, जिसे द्विदंती दांत कहा जाता है। जब दांत दो बार आते हैं तो उसे द्विदंती दांत कहा जाता है। और स्थायी भाग में दांत में कह रहा है कि 12 पूरे जीवन काल में एक बार निकलता है। जो 12 दांत होते हैं पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। और जो अस्थायी दांत होते हैं वो 2 बार 3 बार टूट सकते हैं। दूध के दांत पूरे 20 होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 20 दांत किसके अस्थायी होते हैं? तो दूध के दांत अस्थायी होते हैं। अस्थायी दांत पूरे 20 होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि ये 2 बार आते हैं, दूध के दांत 2 बार आते हैं। पहले बार जो बचपन में बच्चों का आ जाता है 6 मंथ के बाद जो दूध का दांत 20 आता है तो वो क्या होता है? टूट जाता है, फिर दोबारा आता है। वही है कि 2 बार आना ही दांत का क्या है? द्विदंती दांत कहलाता है। अब आगे आते हैं कि दांत के प्रकार को मेंशन किया गया है। कितने हैं? यहाँ पे 4 टाइप्स के हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं द्विदंती, द्विबारदंती, यहाँ पे दिया गया है द्विबारदंती। दांत के भाग को बताया है द्विबारदंती। ये क्या कह रहा है? दांतों को लगातार 2 बार आना ही द्विबारदंती दांत कहलाता है। समदंती क्या है? गर्तदंती के नाम से भी जाना जाता है। दांतों के आधार का जबड़ों के सॉकेट में धंसा हुआ होना क्या होता है? दांतों के आधार जो होते हैं, जो दांत का आधार ऊपर का होता है, जबड़ों के सॉकेट, जो जबड़े होते हैं सॉकेट में धंसा हुआ होना, वे कहलाता है समदंती। जैसे कभी कभी होता है ना, दांत के बीच में दो दांतों के बीच में एक तीखा दांत आ जाता है, वही होता है समदंती। यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या है? दांत है। ये क्या है? दांत है। और ये है मसूड़ा। ये हमारा ये समतल एरिया है, यहाँ मसूड़े में इस तरह के दांत आ रहे हैं। ये है हमारा समदंती। समदंती मतलब देखिए, दांतों के आधार पर जबड़ों के सॉकेट में धंसा हुआ होना। नहीं, समदंती मतलब समान होना। कह रहा है कि दांत जैसे कि हमारा ये मसूड़ा है, इस मसूड़े में ऐसे समान दांतें आना, दांतों का आना ही क्या कहता है? समदंती, मतलब समान रूप से होना। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है विषमदंती की बात कर लेते हैं, जिसे हेट्रोडेंट कहा जाता है। दांतों के आकार एवं गुण का अलग अलग होना। क्या कह रहा है? दांतों के आकार या गुण का अलग अलग होना। कभी कभी दांत ऐसे होते हैं जैसे कि दो बीचों के दांतों के बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है, फिर यहाँ पे कुछ दांतें यहाँ पे छोटे हो जाते, फिर यहाँ पे कुछ दांतें ऐसे बड़े हो जाते। तो ये क्या कह रहा है? विषमदंती। जो कि समानता जिसमें नहीं पाई जाती हो वो विषमदंती हो जाता है। आकार और गुण में अलग अलग होना ही क्या कहलाता है? विषमदंती दांत कहलाता है। पैनापन या नुकीली दंती दांत को कहा जाता है। पैनापन, जैसे जो दांतें नुकीली होती हैं, कभी दो दांतों के बीच में नुकीली जो दांतें कभी तिरछे में आ जाती हैं, वो क्या कहलाती है? पैनापन या नुकीली दंत कहलाती हैं। अब देख लेते हैं कि विषमदंती। यहाँ विषमदंती की बात किया गया, यहाँ पे फिर विषमदंती का डिसीजन यहाँ पे क्लियर किया गया है, टॉपिक क्लियर किया गया है। हेट्रोडोंट जो है वो यहाँ पे क्लियर है कि विषमदंती दांत कौन कौन से होते हैं। 4 टाइप्स बताया गया है द्विदंती के दांत में।
देखिए विषम दंती यहाँ पे भाग बताया गया है इसके अंतर्गत। अब आते हैं हम दांत के टाइप्स पे। दांत के टाइप्स 4 प्रकार के यहाँ पे भी बताया गया है। कौन कौन से हैं? द्विदंती, सभी दांत द्विदंती के अंतर्गत आता है, लेकिन जो चवर्डक दांत होता है ये चवर्डक दांत एक दंती के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे कृदनक है जिसे इंसाइजर और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहा जाता है। अब है इंसाइजर जिसे कृंतक कहा जाता है, जिसे छेदक भी कह सकते हैं। और यहाँ पे कैनाइन को जिसे रत्नक और भेदक भी कह सकते हैं। और जो हमारा प्रीमोलर होता है इसे अग्र चवर्डक कह सकते हैं। और जो इसके आगे आएगा हमारा चवर्डक मोलर, उसे हम एक दंती कहते हैं। अब देखिए कि 8 की संख्या कैसे हो गई। 4 ऊपर दांत होता है, 4 नीचे, जो कृदनक बताया है, जिसे हम दूध के दांत, जो आगे का 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे चौड़े चौड़े होते हैं, वो हमारा कृंतक दांत जिसे छेदक के अंतर्गत आता है, जिसे पूरी संख्या में 8 को हम मानते हैं। ये 2 बार आते हैं। अब हमारा है इंसाइजर जिसे कैनाइन कहते हैं, जिसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे जो 4 दांत होते हैं, 4 दांतों के बगल में यहाँ पे इधर साइड जो आते हैं दांत, यहाँ पे बगल में हल्का सा नुकीला होता है, इसे क्या कहते हैं? कैनाइन, उसे भेदक कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? यहाँ पे 2 होती है। 2 ऊपर 2 नीचे, जिसे 4 को माना गया है। आगे है अग्रचवड़ जिसे प्रीमोलर कहते हैं। इसकी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे, नहीं सॉरी 4 ऊपर 4 नीचे होता है, वो 4 8 हो जाते हैं अग्रचवर्डक। चवर्डक में है 6 ऊपर 6 नीचे, यहाँ पे पूरे 12, पूरे मिला के पूरे हमारे यहाँ 32 दांत हो जाते हैं। यहाँ पे है कि देखिए 12 यहाँ पे ये हमारा 12 की संख्या हो गया, और ये हमारा 8, तो पूरे हो गए 20, पूरे 20 हो गए। फिर हमारा 8 और 4 मिला के कितने हो गए? 12। तो यहाँ पे क्या हो गया? 32 पूरे दांत हो गए। अब आते हैं जो कृंतक है। कृंतक में जो कृंतक के कार्य हैं इंसाइजर, उसके बारे में समझ रहे हैं। इंग्लिश में इसको इंसाइजर कहा जाता है, इसे ज़रूर देखिएगा। इसका काम होता है काटने वाले दांत, जिससे सबसे पहले निकलने वाला दांत कहा जाता है। इसे स्माइल टीथ भी कहा जाता है। अच्छा, रत्नक दांत को देख लेते हैं कि जो कैनाइन होता है, इसका कार्य होता है चीड़ फाड़ करने वाला दांत। ये सबसे नुकीली दांत होती है। आगे देख लेते हैं कि अग्रचवर्डक क्या है। जो प्रीमोलर है, इसका कार्य चबाना। छोटे बच्चों में नहीं होता नहीं है। क्या होता है? अग्रचवर्डक जो होता है छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं, दांतों का भी फिगर बनाए हैं, इसकी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे चवर्डक जिसे मोलर, इसका कार्य क्या होता है? छोटे बच्चों में अक्ल के दांत का अभाव। छोटे जो बच्चे होते उसमें उन लोग में क्या होते हैं, जो दिमाग का दांत होता है ना, जो होता ये बोला जाता है कि नहीं, इनका जो अक्ल का दांत आ रहा है, इस छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता, इसका अभाव मिलता है। लेकिन जो हमारा चवर्डक दांत के अंतर्गत कार्य होता है, चवर्डक का ये 3rd मोलर होता है, जिसे अक्ल दांत कहा जाता है। जिस चवर्डक दांत के अंतर्गत 4 अक्ल के दांत होते हैं, ये छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता। इसे चबाना प्लस मिलाना इस दांत का कार्य होता है। आगे देख लेते हैं, वयस्क में बात किया गया है। वयस्क में डेंटाइन फार्मूला एडल्ट, जो DFA का फुल फॉर्म बोला है, यहाँ पे क्या है? 1 मिनट। डेंटाई फार्मूला एडल्ट इसका फुल फॉर्म है, और बच्चों में है DFC का फुल फॉर्म बोला, डेंटाई फार्मूला चाइल्ड। अब इसको फार्मूला पे हम रखते हैं तो इंसाइजर हमारे 2 होते हैं, कैनाइन हमारे 1 होते हैं। देखिए ऊपर हम दांत के ऊपर और नीचे के भाग की बात किया गया है। तो ये बीच में यहाँ पे मसूरा है, मसूरा क्या है? बीच के भाग है। बीच के भाग में हम ऊपर और नीचे दोनों दांत का यहाँ पे मेंशन किया गया है। इंसाइजर में 2 है, कैनाइन में 1 है, प्रीमोलर में 2 है और मोलर में 3 है। यहाँ पे भी इंसाइजर में 2 है, कैनाइन में 1 है, प्रीमोलर में 2 है और मोलर में 3 है। यहाँ पे पूरा इसी फार्मूला पे रखा गया है, गुणा कर दिया गया है। दोनों का गुणा करेंगे 32 दांत आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों में है जो डेंटाई फार्मूला पे चिल्ड्रेन का रखा गया है। तो बच्चों में है, पहले आपका जो इंसाइजर होगा वो 2 होगा, कैनाइन 1 होगा, प्रीमोलर होगा ही नहीं, 0 होगा जो, और आपका मोलर वहाँ पे 2 होगा। इसलिए इसका फार्मूला 2 1 0 2 आता है। इसी के बटे कर लेंगे, गुणे 2 कर लेंगे।
तो यही है कि उस जितना ऊपर संख्या होगा वही संख्या नीचे होगा। अब देखिए यहाँ पे हम दांत का फिगर बनाए हैं, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए ये कृदनक है, जो हमारा एक ही पोर्शन का बात किया, ऊपर का नहीं या तो नीचे का, एक ही भाग का बात किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पे ये पूरे मिला के 4 दांत कृदनक हो गए, जिसे इंसाइजर के नाम से जाना जाता है। रदनक 2 दांतें होती हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ऊपर हो, 2 भाग ऊपर होगा, ये होगा हमारे 4। इसकी संख्या यहाँ पे 2 है, ये 4 और यहाँ पे 2, यहाँ पे इसकी संख्या को बताया गया है। आगे देख लेते हैं जो हमारा अग्रचवर्णक होता है, यहाँ पे अग्रचवर्णक यहाँ पे 2 दिया है, प्रीमोलर। छोटे बच्चों में इसका अभाव होता है, छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसका अभाव होता है। तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 ऊपर, 4 ऊपर हो गया, तो यहाँ पे भी हो गए 8। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा चवर्णक है ये हमारा 3 है, 1 2 3 और 1 2 3। ये जो लास्ट का दांत होता है, यहाँ पे जो हम ये कलर किया गया है रेड पेन से, ये जो दांत दिखाया गया है, इसका ये बता रहा है कि ये बच्चों में अभाव होता है। जो लास्ट का ये चौभर होता है, चवर्णक होता है, ये 2 दांत मिलते हैं, ये 2 दांत होते हैं, लेकिन लास्ट का जो दांत होता है बच्चों में क्या होता है, इसमें अभाव पाया जाता है। इसे थर्ड मोलर अक्ल की दांत भी कहा जाता है। आई होप आप लोग ज़रूर समझ रहे होंगे मेरी बात। अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसे ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। आगे देख लेते हैं जो जीभ का भाग है, जीभ का पोर्शन है, जीभ के भाग पे आते हैं। यहाँ पे है जो हमारा जीभ होता है वो मांसपेशी का बना होता है, इसमें कंकाल नहीं होती है, ना तो इसमें हड्डियाँ होती। जीभ के गले का हायोड हड्डी से जुड़ी होती है। ये जुड़ी किससे होती है, हायोड, हमारे गले के पास हायोड ग्रंथि पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, हड्डी पाई जाती है, उसी से जुड़ी होती है जो हमारे जीभ की मांसपेशी होती है। ये कंकाल जीभ जो हमारा कंकाल भाग उसी से लगा हुआ होता है, इसमें ना तो हड्डी नहीं होती है, बस ये हड्डी से जुड़ी होती है। किस हड्डी से जुड़ी होती है, जो हमारा हायोड हड्डी होती है वो जुड़ी होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर की बात कही गई है, 10 से 12 बार कहीं भी देखने को भी मिल सकता है। यहाँ पे हमारा जीभ का फिगर बना गया है, जीभ का भाग देख सकते हैं आप लोग। यही जो ऊपर हड्डी में जुड़ा हुआ भाग होता है हमारा जीवा का, ये हायोड गले की हड्डी के पास जुड़ा होता है। अब देख लेते हैं, इसमें 4 भाग बताए गए हैं। हमारे जीभ के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। अग्र भाग ये पूरा इधर का पोर्शन है, और यहाँ पे अग्र पश्च भाग ये नमकीन है। अग्र भाग मीठा का स्वाद बताता है, और इधर का और इधर साइड दोनों तरफ का जो अग्र भाग है अग्र पश्च भाग नमकीन बताता है। यहाँ पे पश्च, इस साइड का पश्च जो अग्र भाग है खट्टा बताता है। जो पीछे का जो भाग होता है हायोड हड्डी के पास जो जुड़े हुए जीभ का हमारा भाग होता है वो कड़वे का स्वाद बताता है। जो इसमें जो छोटे छोटे कणिकाएँ पाई जाती हैं, जो ऐसे ऐसे बूंद बूंद किया गया है, ये क्या है हमारा, ये पैपिल है। ये एक तरह की कणिकाएँ होती हैं जो ये स्वादहीन होती है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। आगे देख लेते हैं, ये है जीभ एक मांसपेशी अंग है। हमारी जीभ पर 4 प्रकार की पैपिला पाई जाती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार के, जो छोटे छोटे बूंद के रूप में बीच में दिखाई देती है वो कणिकाएँ या पैपिला उसे नाम से कहा जाता है, जो कि इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 4 टाइप्स के नाम बताए गए हैं। पहला है फिलफार्मा पैपिला, यह सबसे छोटी पैपिला होती है, इसमें स्वाद कणिकाएँ नहीं होती हैं। क्या, इसमें स्वाद कणिकाएँ नहीं होती हैं, अभी हम इसके पहले बात किए थे। यह है फंगिफॉर्म पैपिला, जो सबसे बड़ी पैपिला, इसमें स्वाद कणिकाएँ पाई जाती हैं। इसमें 4 टाइप्स के भी होते हैं, लेकिन सेकेंड वाले जो फंगिफॉर्म पैपिला होता है इसमें स्वाद कणिकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन फिलफॉर्म पैपिला में नहीं पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं, सर्क्यूम पैपिला जो होता है यह सबसे पिछले हिस्से में पाई जाती है, जो हायोड हड्डी के पास पाई जाती है। इसके पास पाई जाती है, हायोड हड्डी के पास पाई जाती है, इसमें स्वाद कणिकाएँ पाई जाती हैं। और जो फोलेट पैपिला होता है यह वयस्कों में नहीं पाई जाती है। यह पैपिला जो होता है ये वयस्कों में नहीं पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे हम 4 की बात किए थे, तो पहला यहाँ पे हो गया था, पहला और दूसरा, और एक आगे पीछे यहाँ पे हो गया था, तो तीसरा को हम नीचे मेंशन कर दिए हैं, और यहाँ पे चौथा हो गया है। चलते हैं आगे की ओर।
अब आप जाते हैं लारी ग्रंथि की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, लारी ग्रंथि की बात करते हैं। अच्छा, इसमें पहले हुआ था, इसके पहले हम जो कराए ये मुखगुहा की बात हुई है। मुखगुहा, हाँ, मुखगुहा में जो आपका दांत था, जीभ था और एक 3 भाग था ना लारी ग्रंथि, वही तीसरा भाग है ये लारी ग्रंथि, मुखगुहा के लारी ग्रंथि। अब देख लेते हैं इसका स्थान भी क्या होता है। जिसे सलाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, इसका स्थान मुखगुहा होता है। इसका कार्य क्या होता है, लार का श्रावण करना। जो हमारे मुंह में हमेशा एक नमी जैसा एक लिक्विड फॉर्म में बना होता है, वो लार ही श्रावण के माध्यम से ये प्रक्रियाएं हो पाती हैं। अगर इसकी प्रतिदिन अगर लार का श्रावण करते एक मनुष्य, एक व्यक्ति एक दिन में कितने लार का श्रावण उसकी बॉडी में हो जाता है, तो 1 से 1.5 लीटर तक प्रतिदिन होता है। इसकी संख्या जो होती है हमारी लारी ग्रंथि की 3 होती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पे तीनों जोड़ी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। देख लेते हैं कौन कौन से लारी ग्रंथि होती हैं। पैरोटिड होता है, सबलिंगुअल होता है और सबमेंडिबुलर होता है, सबमेंडिबुलर होता है। यहाँ पे 3 जोड़ी हमारे लार ग्रंथियों को बताया गया है। हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम पैरोटिड ग्रंथि को समझते हैं। पैरोटिड ग्रंथि कह रहा है कि सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह कान के पास पाई जाती है। हमारे अगर लारी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहेंगे, तो पैरोटिड ग्रंथि है, जो हमारे कान के पास पाई जाती है। सांप में जहर इसी हिस्से में पाई जाती है। जो सांप में जहर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, वो इसी के हिस्से में पाई जाती है, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है कान के पास। अब देख लेते हैं सबलिंगुअल जो है, सबलिंगुअल की बात करते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग छोटे छोटे चीज़ों को ज़रूर पढ़िएगा। उसको ध्यान से 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। साइंस से इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा। 2 बार 3 बार आप लोग रिपीट करके वीडियो को देख लेती हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप मुझबानी सब क्वेश्चन को कर सकती हैं। अब देखते हैं कि जो लारी ग्रंथि का दूसरा भाग है कौन सा, सबलिंगुअल जो भाग है, यहाँ पे सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। जो सेकंड भाग है लार के सबलिंगुअल, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। इसका स्थान बोल रहा है तो जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है और आकार में छोटी होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा भाग है जब सबमेंडिबुलर का भाग बताया गया। इसका स्थान निचले जबड़े के पास होता है। सबके स्थान अलग अलग हैं। इसका स्थान निचले जबड़े में। यह लार ग्रंथि का कुल लार का 75% हिस्सा इसी अंग में से स्रावित होता है। जो हमारा लार सबसे ज़्यादा जो स्रावित होता है, ये हमारे जबड़े के नीचे वाले ग्रंथि, नीचे वाले हिस्से से 75% स्रावित करता है लार। लार में सबसे ज़्यादा क्या मिला होता है, जल। आगे देख लेते हैं। अब आते हैं लार का संगठन। हम अभी बता रहे थे लार के संगठन में, इसको हम समझ लेते हैं क्या क्या होता है लार के संगठन में। और पूरा लार के संगठन में यहाँ भाग को नहीं बताया गया है, कितना पानी होता है, इसमें टाइलिन कितना होता है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको भी हम बता देंगे। लार के संगठन प्रतिदिन हमारा जो लीटर का स्रावित होना जो लार होता है वो 1 से 1.5 लीटर होता है। पीएच मान इसका जब पूछा जाएगा तो 6.8। और इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति का जो बताया गया है यहाँ पे हल्का अम्लीय बताया गया है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया गया, ये बोल रहा है कि प्रोटीन के पाचन में किसका किसका योगदान होता है। तो प्रोटीन के पाचन में तो पेप्सिन है, इरेनिन है और ट्रिप्सिन है, इरेप्सिन है और कैथोप्सिन है। ये सभी प्रोटीन के पाचन में सहयोग करते हैं। ये सभी प्रोटीन के पाचन में सहयोग करते हैं। ये सब एक प्रकार के एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन के पाचन में अपना योगदान निभाते हैं। आगे देख लेते हैं लार। यहाँ पे देखिए इंक्लूड है लार के संगठन में, वहाँ पे थोड़ा था, यहाँ पूरा कंप्लीट है। देखिए यहाँ पानी कितने हिस्सा है, 98-99% हमारे लार में पानी होता है, म्यूकस होता है। इसके बाद खनिज होता है। खनिज के साथ साथ सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन की मात्रा इंक्लूड होती है। एंजाइम, जो एंजाइम का क्या नाम होता है, सलाइवरी एंजाइम नाम है, उसी को हम टाइलिन के नाम से जानते हैं। टाइलिन हमारा क्या करता है, कार्बोज का पाचन करता है। मुख में अपूर्ण आंशिक पाचन होता है, पूर्ण तो नहीं हो सकता, अपूर्ण होता है। जैसे कि अगर हम कि रोटी खाते हैं, उसको अच्छे से कूचते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो देखते हैं कुछ टाइम बाद मिठासपन आने लगता है। किसके वजह से, ये टाइलिन एंजाइम की वजह से ऐसा हो जाता है।
स्लेवरी एंजाइम से है, टाइलिन एंजाइम से स्लेवरी एक ग्रंथि है। इसी के माध्यम से एंजाइम का श्रावण होता है, जो कार्बोज का पाचन यहाँ से शुरू हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता, ये अपूर्ण प्रक्रिया में रह जाता है। जब यहाँ पे टाइलिन जो स्टार्च होता है हमारे, जो मीठापन आता है, वो इसमें जब टाइलिन मिलता है तो माल्टेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, लाइसोजाइम की हम बात करते हैं, बार बार पढ़ाते हैं आप लोग को, तो ये बार बार ये बताते हैं, क्लास 11th और 12th वाले की बात करते हैं, इन लोग को बार बार ये चीज़ें हम छोटे छोटे चीज़ों को मुजबानी तौर से बताते रहते हैं कि लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, सूक्ष्म कण के माध्यम से कोई सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, उसको नष्ट करने का काम हमारा लाइसोजाइम करता है, जो कि लार के ही भाग के माध्यम से होता है। अब हम आते हैं नीचे, मुंह में कैसे हमारा पाचन होता है, कैसे हमारा भोजन क्या बनता है। मुंह में अगर हमारे भोजन है तो ये बोलस के रूप में जाता है, फिर काइल में कन्वर्ट होता है, फिर इसके बाद काइल बन जाता है। अब आते हैं जठर ग्रंथि, जठर रस। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशयिक रस को ही आमाशय में से जठर रस का श्रावण होता है। भाग होते हैं HCl, पेप्सिन और रेनिन। कौन से भाग होते हैं? HCl, पेप्सिन, रेनिन, ये 3 भाग हमारे स्रावित होते हैं। आगे देख लेते हैं, जठर रस के आमाशयिक रस में 3 भाग HCl, पेप्सिन और रेनिन। अच्छा, पेप्सिन में हमारे आमाशय में पाचन के जो अम्ल होते हैं, ये है पहला HCl। HCl क्या होता है? जो प्रोपेप्सिन होता है, जो हमारे प्रोपेप्सिन एंजाइम से होते हैं, HCl इसमें मिलते हैं तो पेप्सिन बन जाते हैं। और यहाँ पे जो अक्रिय प्रोपेप्सिन एंजाइम से होते हैं, इसमें HCl बनते हैं, तो रेनिन की प्रक्रिया जो सक्रिय हो जाती है, यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा, दूध का पाचन हमारा किससे होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का पाचन किससे होता है? केसिन प्रोटीन के कारण होता है। और जो हमारा मिल्क होता है, जब दही के रूप में ये कन्वर्ट होता है, तो किससे मिलता है? रेनिन से प्रक्रिया करता है। किससे? रेनिन से। रेनिन से प्रक्रिया करके ये क्या बनाता है? दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इस फिगर को देख के हंसिएगा नहीं, वैसे हम बना दिए हैं। यहाँ पे आमाशय के भाग को बताया गया है। जगह कम था, इसकी वजह से पूरे अच्छे से कम्प्लीटली फिगर नहीं बन पाया, लेकिन एक इंडिकेट की भाग के हिसाब से आपको समझा देते हैं। आमाशय, जिसे स्टमक कहते हैं, मान लीजिए कि हमारा ये पूरा बॉडी की स्ट्रक्चर बताया गया है। तो इसमें है कि मुख से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं। किससे? मुँह से भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारी ग्रास नली है। इसकी क्रमांकुंचन की प्रक्रिया यहाँ से होने लगती है। मुख गुहा में कार्बोज का पाचन होने लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे मुख गुहा कार्बोज का पाचन होता है, ये सूक्ष्म जीव यहाँ से जाते हैं, प्रवेश होते हैं, तो हमारे लाइसोजाइम यहाँ पे जो ग्लैंड के पास पाई जाती है, लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। अच्छा, जो हमारा आमाशय 3 भाग में बांटा गया है, पहले का कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, आपको हम इसके पहले भाग में समझाए हैं। यहाँ पे समझा देते हैं, आमाशय के भाग में आते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा दूध का पाचन कौन से प्रोटीन करता है, तो केसिन नामक प्रोटीन दूध का पाचन करता है। अच्छा, दूध से दही में कन्वर्ट होने की उसमें कौन से प्रोटीन काम करते हैं, तो रेनिन प्रोटीन काम करते हैं। रेनिन की जब प्रक्रिया होती है तो दूध से दही बन जाता है। मिल्क प्रोटीन जो केसिन होता है, वो रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हम दही के रूप में उसे हम देखते हैं। आते हैं यहाँ पे आमाशय वाले भाग को देख लेते हैं। ये हमारा बॉडी एक तरह से स्ट्रक्चर आमाशय तक का बना है, स्टमक तक का। यहाँ पे 3 भाग बताए गए हैं। देखिए, ये ग्रास नली है, मुख गुहा है, जहाँ से हम भोजन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमारे मुख ग्लैंड के पास, गले के पास लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जब हमारे नली में, ग्रास नली में जब भोजन जाता है, तो कौन सी क्रियाएं करती है? क्रमांकुंचन की क्रिया चालू हो जाती है। अगर हम आते हैं स्टमक की बात करते हैं, जो हमारा आमाशय, ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कार्डियक, दूसरा है फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। कार्डियक में पहले खाना पहले जब आता है, भोजन आता है हमारे ग्रास नली से स्टमक के पास, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे कार्डियक में सबसे ज़्यादा समय तक भोजन रहता है। 3 से 4 घंटे भोजन का इसमें रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सारे एंजाइम्स अपने कार्य करते हैं। इसके बाद ये फंडिक में आता है, फंडिक के बाद ये पाइलोरिक में आता है, फिर आमाशय से कहाँ जाता है? छोटी आंत में।
कहाँ जाता है? छोटी आंत में। पहले हमारा भोजन मुख के माध्यम से आता है, मुख से हम प्रवेश करते हैं ग्रास नली, ग्रास नली में स्टमक, आमाशय, आमाशय से हमारा जाता है छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत। ये हमारे पाचन तंत्र के 5 भाग हैं। पाचन तंत्र के कितने भाग बताए गए थे? 5। तो कितने हैं? 5। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही पहले, सबसे पहले जो जाता है यहाँ पे ग्रास नली के बाद हमारे स्टमक, आमाशय में। जो आमाशय अगर पूछा जाए तो 3 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में? 3 भाग में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि नोट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नोट में मुख गुहा से आया हुआ भोजन आमाशय में पहुँचता है। ये कह रहा है कि मुख गुहा से जब हम भोजन को इनटेक करते हैं तो कहाँ तक पहुँचता है? आमाशय तक जाता है। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। आमाशय में प्रोटीन पाचन की शुरुआत हो जाती है। कहाँ होती है प्रोटीन पाचन की शुरुआत? आमाशय से स्टार्ट हो जाती है। आमाशय में भोजन का पाचन आंशिक होता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारी जठर ग्रंथियाँ होती हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? पैराइटल सेल और चिप सेल, 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। पैराइटल सेल से हमारा HCl का श्रावण होता है, प्रक्रियाएँ जो बनती हैं। और चिप सेल से हमारा 2 एंजाइम्स बनते हैं। वो कौन कौन से हैं? चिप सेल से हमारे 2 प्रकार के एंजाइम्स बनते हैं, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन, 2 प्रकार की एंजाइम्स बनते हैं। अच्छा, ये जो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन है, ये दोनों क्या ऐसे होते हैं? एंजाइम्स निष्क्रिय होते हैं। कैसे एंजाइम्स होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। अच्छा, बनाने का जो हमारा जठर रस बनता है वो किससे मिलकर बनता है? ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन और HCl H2O से मिलकर आमाशयिक रस में जठर रस मिलकर बनते हैं। यहाँ पे HCl का कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका कार्य क्या है? इसका पहले pH मान 0.9 से 1.5 तक माना जाता है। सूक्ष्म जीवों की बात किया जाए तो वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना HCl का काम है, और भोजन से सड़ने से बचाने का भी काम HCl ही करता है। अम्लता का निर्माण भी करता है HCl। अच्छा, ये क्या है? ये सभी तीनों क्या थी? ये आपके HCl के कार्य में बताएंगे। ये अक्रिय है, जो एंजाइम को सक्रिय बनाता है। जो एंजाइम्स अक्रिय होते हैं, मतलब निष्क्रिय होते हैं, उसे सक्रिय बनाने का काम HCl करता है। आमाशय में भोजन का आंशिक पाचन होता है। आमाशय में आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन आमाशय में नहीं होता है। ये कह रहा है आंशिक पाचन मतलब आधा पचता है। अपची एवं पचे भोजन के मिश्रण को कायम कहा जाता है। कायम किसे कहते हैं? जो पूर्ण तरीके से पचे नहीं हो, पचे भोजन हो, उसे कायम के रूप में कहा जाता है। कायम कुछ पचा कार्बोहाइड्रेट, कुछ पचा प्रोटीन, कुछ पचा वसा, ये सभी क्या होते हैं? कायम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं। म्यूकस परत आमाशय में HCl का सुरक्षा करती है। म्यूकस क्या करती है? हमारे आमाशय के जो HCl की सुरक्षा कौन करता है? म्यूकस करता है। छोटी आंत, अब बात कर लेते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में का जो पाचन होता है, 6 जो इसकी लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर की बात के, कहीं कहीं 7 भी मीटर बताया गया है। उसकी जो व्यास होती है ये है 1 से 2.54 सेंटीमीटर इसकी व्यास हो गई। छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे तीनों भाग बताए गए हैं। अच्छा, अगर ये है छोटी आंत की परतें, यहाँ पे 4 परतें, म्यूकोसा, सबक्यूसा और मस्कुलरिसी, प्रोपिया और सेरोसा, यहाँ पे 4 परत हैं। अच्छा, आइए जो है छोटी आंत से संबंधित भाग है, यकृत और आमाशय दोनों है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा भाग बना है। छोटी आंत की बात यहाँ पे की गई है, इसका फिगर भी बना है। यहाँ पे देखिए, ये हमारी छोटी आंत एक नॉर्मली आपको इंडिकेटर दिया, मतलब एक संरचना बना दिया गया है कि आप समझ लीजिए। पहला जो भाग होगा छोटी आंत का ड्यूडेनम होगा, यहाँ से लेकर यहाँ वाला भाग होगा जेजुनम होगा, और लास्ट का जो भाग होगा ये इलियम होगा। लास्ट का जो भाग होगा यहाँ पे इलियम बताया गया है। इसी के नीचे क्या होता है? हमारा गुर्दा होता है। और यहाँ पे जो अवशेषी अंग में पाए जाते हैं, अवशेषी अंग अपेंडिक्स कहा जाता है। और यहाँ पे इलियम के भाग में पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है। भोजन का
सर्वाधिक अवशोषण हमारे इलियम वाले भाग में होता है। अच्छा, ये कह रहा है कि जो पूर्ण पाचन सर्वाधिक होता है हमारे ड्यूडेनम के भाग में हो जाता है। यहाँ पे हमारे छोटी आंत से ही लगे एक पत्तीनुमा संरचना दिखाई देती है, इसे पैंक्रियाज कहते हैं, जिसे हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। यहाँ से छोटा ही एक भाग है जो यकृत जुड़ा हुआ होता है, इसी यकृत से हमारे पित्तरस का निर्माण होता है। और यहीं से बगल में यहाँ पे पित्ताशय, जिसे गाल ब्लैंडर कहते हैं, इससे कभी कभी गाल ब्लैंडर में स्टोन हो जाता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ऑपरेशन से ही इसे गाल ब्लैंडर से स्टोन को निकाला जा सकता है। ये था, आप लोग समझ गए होंगे छोटी आंत का भाग। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करके ज़रूर पढ़िएगा और समझिएगा। जो और नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस टॉपिक को ज़रूर पूछिएगा। आइए देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। ड्यूडेनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी का पाचन। यहाँ पे ये देखिए ब्लड का, यहाँ पे क्या है, ये पूरा ड्यूडेनम का भाग है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो बूंद बूंद यहाँ पे भाग दिखाया गया है, ये ब्लड का संचार हो रहा है, ये ब्लड का संचार हो रहा है। इसी से लगे, इसी भाग से लगे क्या है, पैंक्रियाज है, लीवर है। ये नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भोजन जा रहा है, इसमें क्या लगे, पित्त लगा, लीवर है जिससे पित्त का भी श्रावण होता है। पित्ताशय यहाँ बगल में थैली है जिसे गाल ब्लैंडर कहा जाता है। ये सभी भाग लगे हैं इसमें ड्यूडेनम के भाग में। ड्यूडेनम का भाग हम दिखाए थे वो यहाँ पे, ड्यूडेनम का भाग यहाँ पे है, इसी का हम भाग यहाँ पे, इसी का आधा यहाँ पे बताया गया है ऊपर। अब देख लेते हैं कि भोजन कभी भी यकृत एवं अग्नाशय में नहीं जाता है। भोजन कह रहा है कि अग्नाशय में और यकृत में नहीं जाता है। इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के रस स्रावित होते हैं। यकृत, लीवर से पित्तरस होते हैं, पित्ताशय जो कि इसी से इंक्लूड होता है, गाल ब्लैंडर भी कह रहा है। फिर यकृत व अग्नाशय अपना रस छोटी आंत में स्थानांतरित करते हैं। अग्नाशय, पैंक्रियाज और छोटी आंत में स्थानांतरित करती, एक दूसरे से स्थानांतरित करती हैं, रस निकाल के स्रावित करके एक दूसरे तक पहुंचाती हैं। छोटी आंत में जो हार्मोन्स की बात की गई है यहाँ पे है, जो कक्षा 11th वाले बुक में यहाँ पे जो छोटी आंत के हार्मोन्स का उसमें भी चर्चा चैप्टर में किया गया है। कोलिसिस्टोकाइनिन है, कौन सा है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है। और छोटी आंत में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम, जिसे प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है यकृत, यकृत के भाग है। यकृत का टॉपिक हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर जो नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसलिए कि हम यकृत से और पार्ट्स जो आगे भाग है, जितना हो चुका उससे जो बचा हुआ भाग है सभी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।